गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो हम लोगों ने GOC1 बच्चों कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग GOC2 स्टार्ट करने वाले हैं। GOC1 में आपने पढ़ा था तीन चीजें, बॉन्ड फिजन, सॉल्वेंट एंड देयर फंक्शन अलोंग विद देयर क्लासिफिकेशन, और तीसरा अटैकिंग रिएजेंट जिसमें हमने इलेक्ट्रोफाइल और उनके क्लासिफिकेशन, न्यूक्लियोफाइल और उनके क्लासिफिकेशन पढ़े थे। इतनी बातें बच्चों हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखी है और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं GOC2। देखो GOC2 है क्या, ये मैंने अपने हिसाब से इसको कैटेगराइज किया है। GOC2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। देखो क्या होता है आपको बताऊं मैं। सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं, जब भी कोई रिएक्शन करने जाओगे मैंने आपको समझाया था कि रिएक्शन होता है सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट में। ठीक है, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट में। सम टाइम होता क्या है कि रिएजेंट और सबस्ट्रेट आपस में इंटरैक्ट करते हैं और बनाते हैं एक इंटरमीडिएट स्पेस। ठीक है, एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बनाते हैं, और कभी कभी ये नहीं भी बनाते, दोनों पॉसिबिलिटी है। सम टाइम दे फॉर्म इंटरमीडिएट एंड दिस इंटरमीडिएट प्रोवाइड अस फाइनल प्रोडक्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है, बट सम टाइम आपको ऐसा मिलेगा बच्चों कि रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, यहां से सीधा प्रोडक्ट मिल जाएगा डायरेक्ट। एंड ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कंसर्टेड रिएक्शन बोलते हैं। या तो कंसर्टेड रिएक्शन कहा जाता है या तो इनको सिंगल स्टेप रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। सम टाइम आप इसको कह सकते हो एलिमेंट्री रिएक्शन के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन। सो उसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। हमें जीओसी क्यों पढ़ना है, मुझे आज आपको पहले ये समझाना जरूरी है। आप जीओसी पढ़ क्यों रहे हो। देखो है क्या, लास्ट टाइम जब हम रिएजेंट पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था रिएजेंट दो टाइप के हो सकते हैं ना। एक रिएजेंट हमारा हो सकता है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा हमारा हो सकता है बच्चों इलेक्ट्रोफाइल। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इलेक्ट्रोफाइल हो। सो सम टाइम इट इज न्यूक्लियोफाइल एंड सम टाइम इट इज इलेक्ट्रोफाइल, दोनों पॉसिबिलिटी है। सबस्ट्रेट वो रॉ मटेरियल था जिसपे अटैक होता है रिएजेंट का। इंटरमीडिएट एक स्टेबल स्टेट होता है, एक ऐसा सिचुएशन जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके एक ऐसा सिचुएशन बनाएंगे जहां पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, या प्रोडक्ट बनने वाला जो होगा उसकी टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। सो वन बाय वन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। वन बाय वन चलो देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले देखो क्या करना है आप लोगों को, हमें जानना है न्यूक्लियोफाइल, उसके बाद हमें जानना है इलेक्ट्रोफाइल, फिर हमें जानना है सबस्ट्रेट, फिर हमें जानना है न्यूक्लियोफाइल। फिर पता चलेगा कि हमें GOC2 का काम क्या है। जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ने वाले हो आप लोग, उस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का क्या फंक्शन है या क्या कार्य है, वन बाय वन आप देखोगे। सबसे पहले आप लोग को जानना है इंटरमीडिएट कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों इंटरमीडिएट होते हैं कार्बोकेटायन, एक आपका कार्बोकेटायन होता है, दूसरा आपका होता है कार्बन आयन, कार्बन आयन, तीसरा होता है आपका फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल्स, चौथा होता है आपका कार्बीन, पांचवा होता है नाइट्रीन। ये 6 इंटरमीडिएट होते हैं नाइट्रीन, और आखिरी वाला होता है बेंजाइन। हमारे पास टोटल 6 टाइप के इंटरमीडिएट हैं, कार्बोकेटायन, कार्बेनॉन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। ये 6 इंटरमीडिएट है। अगर हमारा रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन का पाथवे इन्हीं किसी से एक से फॉलो करेगा, इंटरमीडिएट इन्हीं में से कोई एक बना होगा। अगर इंटरमीडिएट नहीं गया, सिंगल स्टेप में हो गया, तो इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब जरूरत क्या है ये समझिएगा। दो जगह हमें जीओसी की जरूरत पड़ेगी। पहला, अगर मान लो हमारे पास रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल हुआ, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता है, आपको पढ़ाया गया था इलेक्ट्रोफाइल सबस्ट्रेट के उस साइड पे अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो इस सबस्ट्रेट के किस साइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये पता लगाने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, हमें GOC2 चाहिए। अब इलेक्ट्रोफाइल मान लो एक से अधिक टाइप का हो सकता है ना, इलेक्ट्रोफाइल का तो 5-6 इलेक्ट्रोफाइल एक साथ अटैक कर दें, तो क्या पांचों 6 का अटैक करने का टेंडेंसी सेम होगा या किसी का ज्यादा किसी का कम। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी वो बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल होगा, जिसकी कम होगी वो कम। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अच्छा है कौन सा बुरा है। सो इलेक्ट्रोफाइल डिपेंड करेगा उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, और फिर उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पता लगाने के लिए हमें चाहिए GOC, फिर GOC की जरूरत है। तीसरा, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो सबस्ट्रेट के उस साइड पे अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम हो, तो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पता लगाना पड़ेगा, फिर हमें GOC की जरूरत पड़ेगी। ये सब होने के बाद इंटरमीडिएट बनेगा, है ना।
इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, बाकी नीचे के जो चारों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब कितना डेफिशिएंट है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है तो अनस्टेबल होगा, बहुत एक्सेस हो गया, ज्यादा हो गया तो भी अनस्टेबल होगा, क्योंकि स्पीसीज चाहता है न्यूट्रल होना। तो किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, किसमें बहुत ज्यादा है, या किसमें एवरेज है, ये पता लगाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? उसको पता लगाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? GOC2 वही बताएगा कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा और किसकी स्टेबिलिटी कम है। सो हर चीज को आइडेंटिफाई करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पता लगाना है, देन वी हैव अ क्लियर कट नॉलेज अबाउट GOC2। और GOC2 जो है बच्चों वो एक्चुअल है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात, वहां इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होने वाले हैं। आपको मैं वन बाय वन दिखाने जा रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं। कंसर्टेड मतलब होता है सिंगल स्टेप, एक ही बार में कट से चुटकी बजाय रिएक्शन हो गया, थेनोसवा वाला, चुटकी बजाय कहानी खत्म, ठीक है, उसको कंसर्टेड बोलते हैं। बीच में सोचने समझने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर कई स्टेप में हो रहे हैं, कई स्टेप में होंगे तो सोचने समझने का मौका मिलेगा। उस केस में आपको मतलब मल्टीपल स्टेप या उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं, सिंगल स्टेप वाले को एलिमेंट्री रिएक्शन भी कहा जाता है। सो चलो शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको जो आज सिखाने वाला हूं, GOC2 में हमें सीखना है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, तो आप लोग क्या बताओगे? ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं? ऐसे सभी इफेक्ट्स जो किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में इन्फॉर्म करते हैं या आइडिया देते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। So those effects which give us idea about the electron density present in given molecule, जो भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया होगा या जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में आइडिया लगाएगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। सो दे प्रोवाइड या दे गिव आइडिया अबाउट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद इन मॉलिक्यूल, आइडिया अबाउट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो पता लगाने का तरीका है, जो टेक्निक है, वही हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहलाता है। और बच्चों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दो टाइप के होते हैं। पहला है परमानेंट इफेक्ट, फर्स्ट इज परमानेंट इफेक्ट, और दूसरा है टेम्पररी इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी कितने टाइप के हैं? दो टाइप के, पहला परमानेंट है और दूसरा है टेम्पररी, टेम्पररी इफेक्ट। अब सवाल आता है कि ये दोनों कैसे पता चलेगा और ये कितने टाइप के होते हैं। तो आपको पहले मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दो टाइप के हैं, एक परमानेंट इफेक्ट है बच्चों और दूसरा है टेम्पररी इफेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमानेंट इफेक्ट? अगर हम कोई चीज परमानेंट बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, और टेम्पररी बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? समझिएगा, अगर किसी भी सबस्ट्रेट में या कोई ऐसा इफेक्ट जो नेचर ऑफ रिएजेंट के आने और चले जाने से भी फर्क ना पड़ता हो, दोज इफेक्ट विच आर नॉट अफेक्टेड बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ रिएजेंट। तो रिएजेंट के एडिशन या रिमूवल होने से अगर किसी के इफेक्ट नहीं होते, किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो कहलाएगा परमानेंट इफेक्ट। तो कह सकते हैं उनके एक लाइन में, दीज आर reagent independent, these are reagent independent होते, इनमें डिपेंडेंट reagent independent मतलब क्या हुआ कि रिएजेंट के आने न आने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट टेम्पररी इफेक्ट क्या होते हैं? ये रिएजेंट पे डिपेंड करते हैं, ये रिएजेंट डिपेंडेंट होते हैं, रिएजेंट डिपेंडेंट। अब बात समझिएगा इसका मतलब क्या है। अगर रिएजेंट को ऐड किया और इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ और रिएजेंट को रिमूव कर लिया तो इफेक्ट भी रिमूव हो गया, तो रिएजेंट की वजह से इफेक्ट आ रहा है, तो डिपेंडेंट हो गया। बट अगर रिएजेंट न डालें तब भी इफेक्ट वैसा ही है और रिएजेंट हटा लें तब भी इफेक्ट वैसा ही है, देन वो परमानेंट कहलाता है। और परमानेंट में आपके पास 6 क्लास हैं, 6 कैटेगरी हैं। पहला आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। आज हम लोग यहीं शुरू करेंगे बच्चों। पहला है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है हमारा कॉन्जुगेशन, कंजुगेशन एंड कंजुगेटेड सिस्टम, तीसरा है हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, और चौथा है बच्चों रेजोनेंस, चौथा है रेजोनेंस।
पांचवा है हाइपर कंजुगेशन, पांचवा है हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, ये सब पढ़ने वाले हो। छठा है SIR इफेक्ट, SIR एंड SIP, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस एंड स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। ये छह जो देख रहे हो, दीज 6 आर परमानेंट इफेक्ट। टेम्पररी में आओगे तो सिर्फ आपको मिलेगा कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है ये आपका टेम्पररी इफेक्ट है। बाकी आप जितने देख रहे हो दे ऑल आर परमानेंट इफेक्ट, और हमें सबसे पहले परमानेंट पढ़ना है, देन लास्ट में आपको टेम्पररी पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। हेडिंग डाल लो बच्चों, परमानेंट का कैटेगरी हम पहले पढ़ेंगे, और उसमें भी सबसे पहला जो आज पढ़ेंगे वो है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट इंडक्टिव इफेक्ट। इस इफेक्ट में हर एक चीज आपको बताई जाएगी विथ कंप्लीट डिटेल्स। इसके अलावा हर टाइप के इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा कि क्वेश्चन कर करके आपको मजा आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन कर करके आपको मजा आ जाएगा। सो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग शुरू करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, कौन करता है, इसके होने ना होने से क्या फर्क पड़ेगा, सब कुछ बताऊंगा आज। देखो, जब भी कोई इफेक्ट पढ़ना, ठीक है, कोई भी इफेक्ट पढ़ना, आप उस इफेक्ट में दो चीजें सीखना, ये इफेक्ट क्या है, दूसरा किसकी वजह से है, और तीसरा इससे क्या होता है। जब भी कभी कोई चीज पढ़ो, केमिस्ट्री है, सो केमिस्ट्री टोटली रीजनेबल होता है, रीजनिंग होता है बच्चों, आप सबने पढ़ा होगा। हमें कंप्लीट रीजन चाहिए, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा ये किसकी वजह से अराइज होता है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, इसके होने से मॉलिक्यूल को क्या इफेक्ट होगा, या मॉलिक्यूल में क्या परिवर्तन आएंगे। अगर इतना चीज पता चल जाए तो कहानी खत्म, फिर तो पूरा इफेक्ट ही समझ आ गया ना भैया। तो चलो आपको पूरा इफेक्ट समझाते हैं, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहले आएगा द इंट्रोडक्शन ऑफ पार्शियल चार्जेस ओवर द मॉलिक्यूल, या इंडक्शन, इंडक्शन मतलब प्रोड्यूस होना। सो कह सकते हो आप इंडक्शन ऑफ पार्शियल चार्जेस, इंडक्शन ऑफ पार्शियल चार्जेस। पार्शियल चार्जेस क्या होते हैं बच्चों, पार्शियल चार्ज कहलाता है डेल्टा वैल्यू को, डेल वैल्यू को, ठीक है। चार्जेस जैसे इसको डेल पॉजिटिव या डेल नेगेटिव, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल चार्जेस। किसकी वजह से आया ये, मॉलिक्यूल के ऊपर इंडक्शन ऑफ पार्शियल चार्जेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ध्यान रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट बात है, ड्यू टू इयन डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। दो ऐसे एटम जिनके बीच में सिग्मा बॉन्ड था और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस आने की वजह से किसी भी मॉलिक्यूल पे पार्शियल चार्जेस जनरेट होने लगेंगे, उसी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है एक कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड। हम सब जानते हैं कार्बन और क्लोरीन में सिग्मा बॉन्ड है ये, और इस सिग्मा बॉन्ड में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट बियर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयरफॉर इट बियर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये जो पार्शियल चार्जेस आ गए ना मॉलिक्यूल पे, इन कार्बन और क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, यही डिफरेंस जो पोलैरिटी ला रहा है, इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसमें जो और खास बात है वो देखो क्या होगा। जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है तो क्या होता है बच्चों, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या इंडक्टिव इफेक्ट में, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या होता है देखना, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, इसकी बात मैं कर रहा हूं, इसी को हम लोग शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो दो रेड कलर की बिंदी है वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। सो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पोलराइज, पोलराइज का मतलब शिफ्ट हो जाता है, पोलराइजेज टुवर्ड्स
towards more electronegative atom, towards more इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। En का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बात समझ आया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने से चार्ज आ रहा है, बट वो चार्ज किस वजह से आ रहा है? ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है, दिस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया है? शिफ्टिंग हो गया है, पोलराइजेशन हो गया है। कहां से कहां? फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। पोलराइज हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो शिफ्टिंग क्या करेगा? जिधर को इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिसके पास से इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो कार्बन पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के पास चला गया तो क्लोरीन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। क्योंकि बच्चों हम सब जानते हैं, आप सब ने पढ़ा होगा, आप सब जानते होंगे कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपने साइड इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, और एज पर आवर नॉलेज हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव चार्ज इसके पास जाएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। सो क्लोरीन बिकम पार्शियल नेगेटिव बट कार्बन बिकम पार्शियल पॉजिटिव। ये बात समझ में आ गई सभी को? अब आओ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। देखो है क्या, बहुत सिंपल सी बात है। कार्बन, कार्बन, कार्बन और ये कार्बन, इसमें मैंने एक क्लोरीन जोड़ दिया, ठीक, क्लोरीन है। जब इन्होंने शेयरिंग किया होगा इलेक्ट्रॉन का, तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या करेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो चुरा के अपने साइड लेके चला गया। जब चुराएगा तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, कहां से कहां? कार्बन से क्लोरीन की तरफ। जब कार्बन से क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा, तो मैं ये एरो दिखा रहा हूं, ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इधर से इधर हुआ। ये और इंपैक्ट डालेगा इस कार्बन पे, बट पहले वाले कार्बन पे सबसे कम, सबसे ज्यादा। जैसे जैसे दूर होता जाएगा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रभाव इस पे सबसे ज्यादा, उससे थोड़ा सा कम, और कम, सबसे कम। आप एरो देख के पहचान सकते हो कि जिसके खोपड़ी पे एरो की संख्या ज्यादा है वहां इफेक्ट सबसे ज्यादा प्रभावी रहा है। अब क्लोरीन पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया है तो पार्शियल नेगेटिव, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। इस पे भी इंपैक्ट आएगा बट दिस इंपैक्ट इज स्लाइटली लोअर। इस पे भी इंपैक्ट आएगा बट और ज्यादा लोअर। यहाँ पे इंपैक्ट सबसे कम होगा, नाम मात्र का। डेल्टा जो वैल्यू है ना बहुत कम है, डेल का मतलब बहुत कम, और 2 बार डेल का मतलब और कम। तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन है? ये कार्बन। सबसे कम इफेक्टेड कौन है? ये कार्बन। ये एरो क्या दिखा रहा है? ये एरो बता रहा है इलेक्ट्रॉन किधर से किधर शिफ्ट हुए। सो आप देख पा रहे हो क्या? इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हुए, और पूरा डायरेक्शन यूनिफॉर्म है, एक ही तरफ शिफ्ट हो रहा है, यूनि डायरेक्शनल शिफ्टिंग है। सो दिस इज कॉल्ड यूनि डायरेक्शनल इफेक्ट होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन चारों कार्बन में किस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है, पहले पे कि दूसरे पे कि तीसरे पे कि चौथे पे, बताइए सभी लोग बताओ। इस जो एग्जाम्पल आपके सामने रखा हुआ है, इसमें से कौन से वाले एग्जाम्पल में आपको यह दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है? आप लोग जरा बताओ किस कार्बन पे मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? देखो, जहां पे इंपैक्ट सबसे ज्यादा हुआ होगा, सो इस कार्बन पे क्या होगा? इस कार्बन पे मिनिमम, मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, क्योंकि यहां से क्लोरीन ने सारा इलेक्ट्रॉन खींच लिया है ना। तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे है, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हम बात करें तो इस कार्बन पे है, बट क्लोरीन पे सबसे ज्यादा है क्योंकि क्लोरीन ने ही इलेक्ट्रॉन ले गया है। सो मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे है, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है? इस क्लोरीन पे। सो अब आपको एक चीज बताता हूं, आप लोगों ने क्लास 12th में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था, SN1 SN2? सभी लोग पढ़े होंगे ना क्लास 12th में SN1 SN2। सो बच्चों ये एल्किल हैलाइड है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड क्या होता है? एल्किल हैलाइड। आपने देखा होगा कि SN1 रिएक्शन हो चाहे SN2 रिएक्शन हो, न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक उसी कार्बन पे करता है जिस कार्बन पे क्लोरीन जोड़ा था।
तभी सब्स्टिट्यूशन होता है। याद आया कुछ? SN1 या SN2 में कार्बन जो जिस कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा था, न्यूक्लियोफाइल हमेशा उसी कार्बन पर अटैक करता था, उससे दूर वाले पे नहीं अटैक करता था। कभी सोचा ऐसा क्यों करता था? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमेशा वहां होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होगी। और आज इंडक्टिव इफेक्ट ने हमें बता दिया कि जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा है उस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होता है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल इसी पे अटैक करेंगे, बाकी किसी और पे अटैक नहीं करेंगे। और इसीलिए हम जीओसी पढ़ रहे हैं, यही पता लगाने के लिए जीओसी पढ़ रहे हो ना कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। तो ताजा ताजा पता चला है इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम था, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल SN1 और SN2 रिएक्शन में यही अटैक करते थे। ठीक है, तो आपको क्या देखना है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट कहां से कहां होता है? फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपको बताना है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर होगा। सभी लोग बताना। ये है हमारा NO2, ठीक है, इसमें रिंग से नाइट्रोजन की तरफ होगा या नाइट्रोजन से रिंग की तरफ होगा? आप बताओ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां होगा? इधर हमारा मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां होगा? तीसरा है बच्चों, थर्ड इज लिथियम, इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां? अगर इनमें आपको इलेक्ट्रॉन मूवमेंट बनाना हो, ठीक है, आपको देखना कैसे है? कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उधर ही इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा। जो सबसे नजदीक था उस पर मैंने 4 एरो बनाए। क्यों बनाए 4 एरो? क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन से जा रहा होगा। उसके बाद वाले में 3 एरो, उसके बाद वाले में 2 एरो, उसके बाद वाले में 1 एरो। आप देखते चले जाओगे, जैसे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता जाएगा। यहाँ पे मैग्नीशियम बच्चों मेटल होता है और मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो मैग्नीशियम मेटल इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेगा। इसमें आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो फ्रॉम मैग्नीशियम टू कार्बन होगा। ठीक है, किस कार्बन पे ज्यादा होगा और कैसे सर? ये तो भयानक हो गया। 1 2 3 4, ये एरो का मतलब ऐसा नहीं, एरो सिर्फ सिंबलाइज्ड है, ये आपको बता रहा है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहले कार्बन को मिलेगा, उसके बाद दूसरे को, उसके बाद तीसरे को, सबसे कम चौथे को। क्योंकि लिथियम मेटल और कार्बन क्या है? नॉन मेटल। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो लिथियम इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम आएगा। जबकि अगर NO2 लगाओगे तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना बबुआ, उसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा लेस वाले से मोर की तरफ जाएगा। सो कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ हुआ। ठीक है, समझ आ गया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिंपल सी बात है संदीप, अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, जैसे हमारे पास ग्रुप हैं, अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमसे जुड़ गया, ठीक है, हम 4 लोग हाथ जुड़ा खड़े हैं, ठीक, कोई आया सीधे मेरे पे अटैक किया तो सबसे ज्यादा प्रभावित मैं हूंगा। दूसरा जो मेरे से हाथ जुड़ाया वो भी डरेगा, बट मेरे जितना उसको इफेक्ट नहीं होगा। और जो उससे हाथ जुड़ाया होगा उसको भी इंपैक्ट होगा, उसको थोड़ा डर लगेगा, बट नुकसान सबसे ज्यादा किसको को? मेरा, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉन छुड़ा को भागने वाला है। तो जिसपे अटैक डायरेक्ट होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा प्रभावित होगी, और जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम प्रभावित होगी उसी की, यहां दिखाई दे रहा है मिनिमम, उसी पे इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। अब चलो पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इंडक्टिव इफेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो हेडिंग डालिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को आई इफेक्ट भी कहा जाता है, तो अब हम हर जगह आई इफेक्ट लिख दिया करेंगे, क्योंकि पूरा इंडक्टिव लिखने का कोई मतलब है नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर कहीं पे इंडक्टिव इफेक्ट बैठा हुआ हो तो कैसे पहचानेंगे कि ये रहा इंडक्टिव इफेक्ट? ये जो देख रहे हो ना वो इंडक्टिव इफेक्ट है। सो बच्चों, हर एक इफेक्ट के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ ना कुछ उसके अपने गुण होते हैं, उन्हीं गुण को हम लोग लिखने वाले हैं। जैसे आपके अंदर भी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, वैसे ही हर एक इफेक्ट के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या आप लोगों को पता है इंडक्टिव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? जिसको जो भी पता हो बताओ। बच्चों सभी लोग वीडियो लाइक कर देना, ये जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा,
और मैक्सिमम शेयर कर लो। आप लोग मैक्सिमाइज शेयर कर लीजिएगा, बस शेयर कर लीजिएगा। चलो सबसे पहला फर्स्ट है, ये एक परमानेंट टाइप का इफेक्ट है, ठीक है। दिस इज अ टाइप ऑफ परमानेंट इफेक्ट। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इट इज ए परमानेंट इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि चाहे रिएजेंट आए या ना आए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटमों में हुआ तो इंडक्टिव इफेक्ट हो के रहेगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता, ठीक है। यही कहने का मतलब है। दूसरा होता है इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से चलता है। इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड ओनली। यहाँ पे पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से चलता है। पाई बॉन्ड हो ना हो इसको फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता पाई बॉन्ड होने से, ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। तीसरा, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। इट इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ही साइड में फ्लो करेगा। यूनिडायरेक्शनल इन नेचर, ये नेचर में जो है यूनिडायरेक्शनल है, हमेशा इलेक्ट्रॉन लेस से मोर की तरफ शिफ्ट हो रहा होगा, सो यूनिडायरेक्शनल हो गया। तीसरे के बाद चौथा पॉइंट आएगा, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। डिस्टेंस डिपेंडेंट इसका मतलब क्या हुआ? ये दूरी के साथ इसको फर्क पड़ेगा, ये दूरी पे निर्भर करता है। आपने देखा कि जो सबसे नजदीक था वो सबसे ज्यादा इंपैक्टेड हुआ, सो जो आई इफेक्ट होगा वो दूरी के साथ घटेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। दूरी जितना ज्यादा होगा इफेक्ट उतना कम होगा, या इफेक्ट जितना ज्यादा होगा दूरी उतना कम हो जाएगा। सो दूरी के साथ बच्चों इसका इम्पैक्ट जो होता है वो डिक्रीज करता है, इंडक्टिव इफेक्ट दूरी के साथ घटता है। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट है हमारा, इट इज एन एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि मान लो किसी सिस्टम पे एक ठो ग्रुप लगा है आई, और अगले वाले पे दो ठो लगा है, उसके अगले में तीन लगा है, तो जहां पे नंबर ज्यादा होगा उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, मतलब तीनों ग्रुप का इफेक्ट ऐड हो जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एडिटिव इफेक्ट। सो एडिटिव इफेक्ट जो होगा आपका हमेशा पावरफुल हो जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज ए टाइप ऑफ एडिटिव इफेक्ट। सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक और पांचवा हो गया, छठा कैरेक्टरिस्टिक मैं लिख दे रहा हूं कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो था ना, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन नेवर लीव्स इट्स ओरिजिनल ऑर्बिटल। इट्स ओरिजिनल ऑर्बिटल। सो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन था वो सिर्फ शिफ्ट हुआ है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ, कंप्लीटली आयनाइज नहीं हुआ है। अगर अपना ऑर्बिटल छोड़ दिया तो टूट के निकल जाएगा Cl माइनस बाहर, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर वहां इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो तभी तक इंडक्टिव इफेक्ट वैलिड होगा जब दोनों आपस में जुड़ा रहे और खींच के, जो क्लोरीन है खींच के इलेक्ट्रॉन पेयर अपने पास रखे रहे, टूटने ना दे। लड़ाई झगड़ा हो, बाल नचौवल हो जाए, बट बाल निकल कर बाहर नहीं आना चाहिए, रहना चाहिए उसके पास। अगर टूट गया तो आयनाइज हो जाएगा, आयनाइज होगा तो सिस्टम बच्चों खत्म हो जाएगा, उस केस में इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेटिंग नहीं रहेगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट तभी तक है जब तक कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिटल छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग चलने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हेडिंग डाल लिया जाए, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अगर जीओसी अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म चुटकी में आएगा, और रिएक्शन मैकेनिज्म आ गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट और जीओसी होता है, और जीओसी पे बाकी तीनों डिपेंडेंट हैं, ठीक है। सो अगर आपने जीओसी बच्चों कायदे से पढ़ लिया, सही तरीके से आपको जीओसी आ गया, तो याद रखिएगा फिर आप कभी ऑर्गेनिक में डरोगे नहीं, आपको ऑर्गेनिक नाम का डर खत्म हो जाएगा, और वो मैं करा देता हूं।
आप कायदे से बस क्लासेस ज्वाइन कर लो, रेगुलरिटी मेंटेन करो, जितनी बातें बोलता हूँ सीखते जाओ, एग्जाम्पल जो देता हूँ करते जाओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक चुटकी में सॉल्व होगा, इसकी गारंटी है, बस पढ़ो। ठीक है, बस पढ़ो। चलो, कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। पहला वाला हमारा क्या है? प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट। और दूसरा वाला है हमारा माइनस आई इफेक्ट। सेकेंड वन इज माइनस आई इफेक्ट। सो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। आइए देखते हैं। जो प्लस आई इफेक्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ये सब इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और माइनस वाले जो होते हैं इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने वाले। ईडीजी का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, ये सब इलेक्ट्रॉन देते हैं। और ईडब्ल्यूजी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये सब इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ये दोनों बातें हम लोग पढ़ने वाले। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्लस आई इफेक्ट। हेडिंग डाला जाए प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले होगा हमारा प्लस आई इफेक्ट। काफी ज्यादा दुखी लग रहे हो विशाल तुम, है ना? टूट तो हर चीज टूट जाता है, कोई चीज बचता थोड़े ना है। एक दिन तुम्हारा पेशेंस का लेवल टूट जाएगा, एक दिन सिलेक्शन की उम्मीद टूट जाएगी, एक दिन जिंदगी से सांसें टूट जाएंगी। टूटना तो सब कुछ है, बट हर चीज का एक समय होगा। जब मन तब कुछ चीज नहीं टूटता, हर चीज का एक वजह होता है। और जब टूटता है तो समझ आता है। और टूटना तय है, आज नहीं तो कल टूटेगा, सबका टूटेगा। तुम्हारा भ्रम भी टूटेगा, और तुम्हारी सांसें भी टूटेंगी, तुम्हारे रिश्ते भी टूटेंगे, सब टूटेंगे। बट हर एक चीज का एक समय और सिचुएशन और कंडीशन होगा, तब टूटेगा। फिलहाल अभी तो कॉन्सेप्ट तोड़ने की तैयारी कर लो। प्लस आई इफेक्ट, व्हाट आर द प्लस आई इफेक्ट? किसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट? देखो, ऐसे सभी ग्रुप या एटम जो किसी कार्बन चैन को, कार्बन चैन पे अगर जोड़ दें तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे, उन्हें बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो हर वो ग्रुप और हर वो एटम जो किसी कार्बन चैन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, वो प्लस आई इफेक्ट कहलाता है। सो दोज ग्रुप और एटम्स विच इंक्रीज, एरो में अगर एरो की मुंडी ऊपर रखा मतलब इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ए कार्बन चेन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ए कार्बन चेन, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ए कार्बन चेन कॉल्ड प्लस आई ग्रुप, कॉल्ड प्लस आई ग्रुप। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस आई ग्रुप। और इफेक्ट कहलाता है प्लस आई इफेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जिनको अगर हम किसी कार्बन के चैन पे लगा दें तो कार्बन के चैन पे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, सो आप देखोगे अगर जिनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ज्यादा की जरूरत है वहां ज्यादा हो जाएगी, जहां कम की जरूरत है वहां कम हो जाएगी, दोनों चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, एक जरूरी कॉल आ गया था। ठीक है, चलो अब आगे चलूं मैं, यहां तक क्लियर? हम लोग कहां पे थे? चलो, हमने क्या बताया कि अगर किसी कार्बन चेन पे जुड़ते हैं, किसी सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे तो उनको हम लोग बोलेंगे प्लस आई ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी को जरूरत है तो इनको ले चल के लगा देंगे। ठीक है, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर मान लो मुझे इलेक्ट्रॉन की कमी है, मेरे शरीर में इलेक्ट्रॉन की काफी जरूरत है, तो प्लस आई वालों को लगा के मेरे खोपड़ी पे ले आके लगा दो, तो मुझे इलेक्ट्रॉन देंगे, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की जरूरत पूरी हो जाएगी। सबसे कायदे का जो प्लस आई ग्रुप करता है वो है आपका NH माइनस, देन ऑर्डर लगा लो O माइनस, उसके बाद है COO माइनस, देन उसके बाद टर्सरी एल्काइल ग्रुप होता है बच्चों, टर्सरी एल्काइल, देन उसके बाद सेकेंडरी एल्काइल, देन उसके बाद प्राइमरी एल्काइल, सबसे लास्ट में आपका जाएगा हाइड्रोजन। ठीक,
हाइड्रोजन सबसे लास्ट में आता है, और हाइड्रोजन का इफेक्ट जो है उसको जीरो मानते हैं, नील। मतलब कहने का ये है कि हाइड्रोजन का जो इफेक्ट है वो न के बराबर होता है, तो ऑलमोस्ट इसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, उसका इफेक्ट जीरो है। सो ये एक सबसे पहले मेन हमारा ऑर्डर है प्लस आई का। इसी ट्रेंड में हम प्लस आई को फॉलो करने वाले हैं। हमारा प्लस आई ऐसे होगा। अब एक और आता है आइसोटोप्स के केस में। अगर हम आइसोटोपिक लेवलिंग करेंगे तो एटॉमिक मास जिसका ज्यादा होगा वो डोनेट ज्यादा करेगा, जिसका कम होगा वो डोनेट कम करेगा, ठीक है। विच के बाद समझ नहीं आ रहा क्या, विच इंक्रीज, भाई अभी बोला तो ये इंक्रीज है। एरो अगर मैंने ऐसे किया तो इंक्रीजिंग है, और नीचे किया तो डिक्रीजिंग है। इसका मतलब इंक्रीज हुआ, इसका मतलब डिक्रीज हुआ। मैं पूरे ऑर्गेनिक में ये ऑर्डर यूज करूंगा, हर बार इंक्रीज डिक्रीज लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, इसीलिए इसको शॉर्टकट यूज करेंगे। जया मौर्य ध्यान रखना इस चीज को। चलो, आइसोटोप के केस में ट्राइटियम की डोनेटिंग पावर ज्यादा होगी ड्यूटेरियम से, जिसकी ज्यादा होगी प्रोटियम से। उसके बाद लास्ट में अगर हमारे पास कार्बन पे लग गया Ct3, तो इसका डोनेटिंग पावर ज्यादा होगा CD3 से, जिसका डोनेटिंग पावर होगा किससे, CH3 से। आपको अभी मैं बता दूं, जब मैं हाइपर कंजुगेशन पढ़ाऊंगा ना, तो नीचे वाला जो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, वो जब हाइपर पढ़ाऊंगा वहीं समझा दूंगा, ठीक है। सो आप देखोगे कि ये वाला ऑर्डर फिलहाल हमारे पास इंडक्टिव में ये ऑर्डर फॉलो होता है, बट इन हाइपर कंजुगेशन ये पूरा का पूरा ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। CH3 सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ड्यूटेरियम, उसके बाद हो जाएगा ट्राइटियम। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्लस आई ग्रुप्स। ये सब प्लस आई वाले हैं। अभी इन सब का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तुरंत तुरंत इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन करने वाले हो, एप्लीकेशन में इनका इस्तेमाल होगा। आगे चलूं, नेक्स्ट, चलो दूसरा, छाप लेना इसको कायदे से। हाँ, टेलीग्राम पे मैं सारा नोट्स भेज देता हूं, तो छापने की जरूरत नहीं है, आप नोट्स वहां से मिल जाएगा, वहां से लिख लेना। यहां समझो, समझने का प्रयास करो। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, टेलीग्राम से आप सभी लोग ले लीजिएगा वहां से, ठीक है। टेलीग्राम पे अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास माइनस आई ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट, देखो ऐसे ग्रुप या एटम जो किसी कार्बन चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देते हो। जैसे मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई है, मतलब हमें जितना चाहिए था उससे ज्यादा है, तो कम करना पड़ेगा। तो ऐसे ग्रुप को लगाओ जो इलेक्ट्रॉन खींच लेते हो। ये वही वाले ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। सो दोज ग्रुप और एटम विच डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ए कंजुगेटेड सिस्टम आर कॉल्ड माइनस आई, conjugated system नहीं, carbon chain. Those group or atom which decrease electron density of a carbon chain are called minus I group, and effect is called minus I effect. तो सिंपल सा डेफिनेशन है, those group or atom, those group or atom which decrease, ये घटाते हैं, तो यहाँ पे एरो क्या करेंगे, घटा देंगे, which decrease electron density, electron density of a conjugate of a carbon chain, of a carbon chain। कार्बन चेन से अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा दे, उसे हम लोग बोलते हैं माइनस आई ग्रुप, एंड इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। बस यही डेफिनेशन है, उसको हम लोग माइनस आई ग्रुप बोलते हैं और माइनस आई इफेक्ट। टेलीग्राम का लिंक कैसे मिलेगा बच्चों, किसी के पास हो तो शेयर कर दो। टेलीग्राम का लिंक वैसे होम पे जाओगे ना चैनल के, तो आपको वहाँ पे कई सारे लिंक है, वहां से आपको मिल जाएगा। आप देखिएगा टेलीग्राम का लिंक है, सर्च करिएगा, जहाँ पे चैनल लिखा हुआ, चैनल का नाम, उसका जस्ट नीचे कई सारे लिंक है, लिंक पे क्लिक करना, सब खुल जाएगा, एक साथ सब मिल जाएगा, ठीक है। अब चलो इसका ऑर्डर लगा दूं मैं। सबसे पावरफुल है अपने पास NF3+, उसके बाद आता है हमारे पास NH3+, NF3 के पास NR3 लगा लो पहले, NH3 के बाद NR3+, देन उसके बाद आता है NH3+, इसका प्लस आई सबसे ज्यादा, माइनस आई सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद बच्चों आता है हमारे पास नाइट्रो का माइनस आई, देन उसके बाद आता है साइनो का माइनस आई, देन उसके बाद आता है हमारे पास SO3H का, SO3H, देन उसके बाद हमारे पास आएगा एल्डिहाइड का, CHO का, फिर आएगा कीटोन का। अभी आपको बताऊंगा, ये ऑर्डर इतना ज्यादा होता है कि याद करना संभव नहीं है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है। सो आपको बता दूंगा। कौन सा लाइन सिद्धार्थ, एक बार बता देना, कौन सा लाइन रिपीट करना है, मैं बता दूंगा, ठीक है।
कीटोन का, कीटोन के बाद बच्चों आता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर आता है फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, एंड देन उसके बाद आता है OAR का, फिर OCH3 का, देन उसके बाद आता है OH का, उसके बाद आता है आपका NH2 का, NH2 के बाद आपका आ जाएगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का, फिर बेंजीन का, उसके बाद आएगा बेंजीन के बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का। इतने ऑर्डर आपको फिलहाल याद रखना है। इसमें से जिनको मैं सर्किल करने जा रहा हूं उनको जरूर याद रखना। ये एक आता है, एक ये, ठीक है। उसके बाद ये, देन उसके बाद आपका COOH आ जाएगा। हैलोजन आपको हमेशा याद रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो ज्यादा, हैलोजनों का ट्रेंड तुरंत याद हो जाता है, उसकी दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद OCH3 का, NH2 का, OH का, और इन तीनों का ट्रिपल बॉन्ड बेंजीन, इनका याद रखना, ठीक। हाँ, तो क्या रिपीट करना था? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले, ठीक है। यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ए कार्बन चेन, ठीक है। यहाँ लिखा है दोज ग्रुप और एटम विच डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ए कार्बन चेन आर कॉल्ड -I ग्रुप एंड इफेक्ट इज कॉल्ड -I इफेक्ट। बस यही बात है, बस इतनी सी बात है। बिना GOC आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी नहीं आएगी। और GOC सिर्फ काम चलाऊ नहीं, GOC बहुत कायदे से पढ़ना पड़ेगा। इतना कायदे से पढ़ना पड़ेगा, आपको बता दूं कि समझने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। और एक बारी बच्चों GOC समझ गए, समय दे दिए हमको, आपको GOC समझा ले गए, फिर आप ऑर्गेनिक किसी और से पढ़ोगे नहीं, बता दे रहा हूं। फिर किसी से ऑर्गेनिक नहीं पढ़ोगे, सिर्फ मेरा पढ़ोगे, ठीक है। ये समझ में आ गया सभी को? यहाँ तक ऑर्डर लगा लोगे ना सब लोग? ऑर्डर लगा लो। अब हम लोग क्वेश्चन पे आने वाले हैं। अब सीधे सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। एप्लीकेशन शुरू मतलब क्वेश्चन शुरू, और क्वेश्चन शुरू का मतलब आप समझ रहे हो, मजे ही मजे। हम लोग जाने वाले हैं क्वेश्चन पे। सभी लोग बच्चों चैनल सब्सक्राइब करते चलना। जो सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर पुराने हो तो वीडियो को शेयर करते चलिएगा। बस यही दो ही काम है आप लोगों का, पढ़ो और शेयर कर दो, बस इतना तो कर ही सकते हो, मुझे ऐसा उम्मीद है कर लोगे आप लोग। चलो लिखते हैं अब इनके एप्लीकेशंस, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों एप्लीकेशन ही है। एक बार एप्लीकेशन आ गया तो मजा आ जाएगा। सफिशियंट 110%, ये पूरा नीट ही है सिद्धार्थ। ये नीट के लिए ही पढ़ा ही रहा हूं मैं पूरा का पूरा, और नीट लेवल का और जेई, नीट जेई एडवांस तक का पूरा कवर करेगा। इसके अलावा चाहे ग्रेजुएशन को किसी लेवल के एग्जाम में बैठने जाओ, GOC का मतलब ये बाप पढ़ा रहा हूं मैं, GOC का पूरा बाप पढ़ा दूंगा, एक भी चीज बचेगा नहीं। देखो मैं क्या क्या, अंकित चहल, चंदेल, मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूं। मैं बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूं, नॉमेनक्लेचर पढ़ा चुका हूं, आइसोमेरिज्म पढ़ा चुका हूं। ये 4 चैप्टर खत्म हो गए। ये GOC 1 भी पढ़ा चुका, GOC 2 चल रहा है। आप समझ गए? मैंने ऑलरेडी 4 चैप्टर खत्म कर दिए, 5वें का एक पार्ट खत्म कर दिया, 5वें चैप्टर का दूसरा पार्ट चल रहा है, और बहुत सारे चैप्टर भी पढ़ाने बाकी, सब पढ़ाऊंगा मैं अपने लाइन पे हूं, मैं अपने लाइन से पढ़ाऊंगा। So let's start the application of inductive effect. Application of inductive effect. आप लोग बताओ क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं? इतने मजेदार मजेदार एप्लीकेशन है ना कि देख के आपका दिमाग झंझना जाएगा, बाप रे बाप, ये सब इसी में आते हैं। एक एक इफेक्ट करते जाएंगे, उसके पूरे एप्लीकेशन पढ़ते जाएंगे। मतलब हमारा एक ही टारगेट होता है। हाजमोला का प्रचार सुने हो? हाजमोला का प्रचार होता है खाया पिया पचाया, है ना? पढ़ा, एप्लीकेशन किया, क्वेश्चन किया, कॉन्सेप्ट परमानेंटली रिटेन हो जाएगा। पढ़ा, टॉपिक पढ़ा, उसके क्वेश्चन किया, और उसका एप्लीकेशन किया, पूरा टॉपिक खत्म। इसी तरीके से हम लोग पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से पूरा का पूरा चलने वाला है, ठीक। 1 बाय 1 आपको चलेगा, सब कुछ बताने वाला हूं, ठीक है। चलो बाकी बच्चे लोग कुछ क्वेश्चन होगा जो लोग आप जानते हो बता देना, नहीं जानते हो मैं बता दूंगा। सिद्धार्थ सर आपका नाम क्या है? देखो नीचे विशाल ने बता दिया। मैं इंडिविजुअल, मैं अपना, ये मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है, मैं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ाता हूँ। आई टोटली वर्क फॉर मी, मैं अपने लिए कराता हूँ। इट इज माई पर्सनल हैबिट। मैं बहुत कुछ पढ़ाता हूँ, हायर लेवल तक की केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मेरा पर्सनल अपना है। ये संदीप जो पढ़ रहा है ये मेरे से पढ़ा हुआ है JRF लेवल का,
सर जीके एंड जीएस भी इस चैनल पे कभी आ सकता है क्या फॉर जीएस? देखो संदीप, जीके जीएस नहीं आ सकता। रीजन बताओ? दिस सेटअप इज इन माय पर्सनल होम में, मेरे घर के अंदर है और यहाँ बाहरी लोग आना अलाउड नहीं है। मैं अपने घर से पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी प्लेटफॉर्म पे हूँ नहीं। जो मुझे आता है वो मैं करा दूंगा, बाकी का मुझे नहीं पता है। आप उसके लिए देख लीजिएगा, जीएस जी के कहीं और से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो चलो मैं आगे चलता हूँ, अपना काम करते हैं ना। एप्लीकेशन सबसे पहले बच्चों, फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में। नाम लिख दूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा। दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के तुरंत बाद स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, जितने भी इंटरमीडिएट धरती के हैं, 6 ही तो हैं, उन सब की स्टेबिलिटी यही डिस्कस करूंगा। तीसरा मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो होगा एसिडिटी एंड रिएक्टिविटी, बहुत मजेदार चीज, एसिडिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल इतना दमदार चीज है ना, मजा आ जाएगा। एल्कोहल में डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में यही करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चौथा एप्लीकेशन है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी चलेगी इधर को। उसके बाद पांचवा हमारा आ जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि डी कार्बोक्सिलेशन कार्बन आयन से जाता है और हम ऑलरेडी ऊपर देखो डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ चुके हैं इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में। तो कार्बन आयन अगर पढ़ लिया तो यहाँ काम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ काम हो जाएगा। छठा फिर हम लोग पढ़ेंगे डी कार्बोक्सिलेशन के बाद बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन, बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन। हम लोग एलिफैटिक अमीन की बेसिसिटी पढ़ेंगे, एलिफैटिक अमीन। एंड देन बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन के बाद बच्चों ये छठा हो गया। छठे के बाद हम लोग आएंगे सातवें पे, और सातवां है रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। आप सबने SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ा होगा ना, तो SN1 SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करती है, और आप यहां से देखोगे एल्काइल हैलाइड आने वाला है, ठीक है, एल्काइल हैलाइड। उसके बाद आठवां आएगा बच्चों, 8th वन, अभी मैं आपके कमेंट का आंसर देता हूं, मैं जो लिख लेने दो पहले। 8th है हमारा रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसमें आप पूरा कैनिजारो रिएक्शन में यही खत्म करूंगा, कंप्लीट कैनिजारो रिएक्शन इसी रिएक्टिविटी के अंदर मैं पढ़ा दूंगा। सो जब आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे होगे ना, कैनिजारो का पूरा रिएक्टिविटी के अंदर यहीं से सॉल्व हो जाता है। पूरी कैनिजारो का मैकेनिज्म रिएक्शन जो है ना, इसी कॉन्सेप्ट पे है, आपको यहीं से पता चल जाएगा। और एक और है आखिरी में, 9वां है, ये शायद नीट के बच्चों को ना काम आए, दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ बेंजाइन, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजाइन, ठीक है। आपको बताऊंगा बेंजाइन भी आपके नीट के सिलेबस में है। कभी डाउस प्रोसेस का नाम सुना है क्या? डाउस प्रोसेस नीट वालों सुने हो? डाउस प्रोसेस, डाउस प्रोसेस जो होता है उसमें बेंजाइन मैकेनिज्म से ही डाउस प्रोसेस से फिनॉल बनता है। जब एराइल हैलाइड पे NaOH का रिएक्शन कराते हो 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 350 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो बनता है फिनॉल। उस प्रोसेस का नाम है डाउस प्रोसेस। बट आपको बता दूं, आपको ये बताया नहीं जाता क्लास 12th में या नीट लेवल पे, वो डाउस प्रोसेस जाता है बेंजाइन मैकेनिज्म से, और वो पूरा मैकेनिज्म मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा तुरंत, ठीक है। सो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी को। आज शुरू करेंगे सबसे पहला एप्लीकेशन, 1 by 1 शुरू करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे चलेंगे, ठीक है। सिद्धार्थ आप काफी, थैंक यू सिद्धार्थ। अंकित चंदेल मैं आपसे पहले पढ़ चुका, कहाँ पढ़े हो थोड़ा याद दिला दो। एक्चुअली अब मुझे इतना याद नहीं, फेस वाइज होता तो देख के पहचान जाते, नाम वाइज याद करना थोड़ा मुश्किल है। सिद्धार्थ एक्चुअली देखो मेरे साथ क्या है कि मैं कंटेंट अच्छा देता हूँ, बट मेरे साथ थोड़ा मैं नाच गाना नाटक वाटक नहीं कर पाता, तो मेरे सब्सक्राइबर आपको कम मिलेंगे। कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, इसमें हमेशा मैं क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। जो पढ़ने वाला होगा उसके मेरे लेक्चर पसंद आएंगे। बाकी मजे नाचने गाने वाले देखो बहुत सारे मुजरा कर रहे हैं, उधर पढ़ सकते हो, मुझे उधर का ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे टू द पॉइंट पढ़ना पसंद है। चलो पढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज सिखा दूं, एकदम थंब रूल है, जिंदगी में याद रखना, जिस बात को भी बताने जा रहा हूं वो हर जगह काम आएगा। स्टेबिलिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज में क्या रिलेशन होगा? अगर आपसे मैं पूछ लूं कि एक स्टेबिलिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हमें पढ़ना है,
दोनों के रिश्ते में, दोनों में क्या रिलेशन होगा अगर हम बोले स्टेबिलिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात करें। चार्ज बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? फटाफट बताओ सभी लोग। एज वी ऑल नो चार्ज दो ही टाइप के हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज कोई स्पीसीज होगा या तो कोई स्पीसीज होगा तो नेगेटिव चार्ज। हम सब जानते हैं कि हर एटम और मॉलिक्यूल चाहता है कि वो न्यूट्रल रहे, और अगर सपोज करो ये स्टेज हमारा न्यूट्रल का है, दिस इज आवर न्यूट्रल स्टेज, ये हमारा न्यूट्रल स्टेज है, मान लेते हैं ये न्यूट्रल स्टेज है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो न्यूट्रल से कम होगा कि ज्यादा होगा? ओबियस सी बात है, न्यूट्रल से कम होगा, नीचे रहेगा, और निगेटिव होगा तो न्यूट्रल से ऊपर रहेगा। तो हमें ये दिख रहा है कि निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है। यहां पे सबको आना है, इसको अगर नीचे आना है तो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिराना पड़ेगा, और इसको ऊपर आना है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा। सो कैटायन को यहाँ आके स्टेबिलिटी मिलेगी तो नीचे से ऊपर जाएगा, और एनायन को ऊपर से नीचे आके स्टेबिलिटी मिलेगी। तो दोनों केस में हमें देखना है टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। सो क्लियर कट एक चीज आपको पहले मैं बता दूं, अगर कैटायनों को इलेक्ट्रॉन दोगे तो न्यूट्रल होंगे कि और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा? अभी मैं लिंक सेंड कर दूंगा, घबराओ मत, अभी मैं लिंक भेजता हूं, जस्ट वेट एंड वॉच। जरा आप लोग बताना, अगर हमें पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना हुआ तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन देना होगा कि इलेक्ट्रॉन घटाना होगा? किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी? तो पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास क्या आएगा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन दिया, नाउ पॉजिटिव चार्ज पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल की तरफ चला जाएगा। आप न्यूट्रल की तरफ चला जाएगा, और न्यूट्रल स्पीसीज क्या होते हैं, स्टेबल हो जाएंगे। सो यहां से यहां गया तो यहां कौन देगा इलेक्ट्रॉन, प्लस आई ग्रुप। हमने देखा है प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, अगर पॉजिटिव चार्ज पे प्लस आई ग्रुप लगा दोगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी ना। लिंक भेज दिया हूं, टेलीग्राम का लिंक दिया हूं, जुड़ जाना सभी लोग। नहीं दिख रहा है, फिर से दिखा, फिर से मैं टेलीग्राम का लिंक दे देता हूं, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा रुकेगा वीडियो। एलन में पढ़ रहा है तू, संदीप? संदीप ने, अंकित, बढ़िया बेटा, मस्त करके आना। बाकी बगल में तुम्हारे एलन के बगल में रहता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो बताना, जस्ट 10 कदम पे एलन के। सो मैंने आपको पिन कर दिया है टेलीग्राम का लिंक, सब लोग ज्वाइन कर लेना, जिसको जिसको ज्वाइन करना होगा। ये नोट्स मैं बच्चों टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, ठीक है, इसको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। चलो काम की बात, काम की बात, हम लोग का टाइम ज्यादा चला गया। अब देखो ये हो गया, ये अगर यहां से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर करना होगा तो हमें माइनस आई ग्रुप लगाना पड़ेगा। अभी इस पे आता हूं, जस्ट 1 मिनट, मैं इसकी बात किया था, स्टेबिलिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज में क्या रिलेशन होगा, मैं ये जानना चाहता था, ठीक है। सो लेट्स सी, स्टेबिलिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज में क्या रिलेशन है, इनवर्सली होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनवर्सली होगा या डायरेक्टली होगा, आप अपना बताओ। मैंने बताया मेरे हिसाब से इनवर्सली होगा, मैं प्रूफ कर दूंगा, आपके हिसाब से क्या होगा, आप प्रूफ करके बताओ। मेरे हिसाब से घटेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, मेरा ये रीजन है। आपका क्या है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? आप लोग बताइए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नोट शेयर करूंगा, अभी लेक्चर के तुरंत बाद शेयर कर देता हूं, लेक्चर खत्म होते तुरंत शेयर करता हूं मैं, ठीक है। आप लोग बताओ जरा, स्टेबिलिटी का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से क्या रिलेशन है? देखो हर किसी को न्यूट्रल होना है, चार्ज चाहे निगेटिव हो चार्ज चाहे पॉजिटिव हो, दोनों अनस्टेबल है। अगर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल से और दूर जाएगा, जाएगा ना। निगेटिव चार्ज का अगर हमारा मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो ये भी ऊपर की तरफ भागेगा, मतलब दोनों केस में न्यूट्रल से दूर जाएंगे, और जब दूर जाएंगे तो स्टेबिलिटी घटेगी।
तय है स्टेबिलिटी घटेगी। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ना ये प्रूफ कर देता है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड हाई होगा, चाहे पॉजिटिव का हो चाहे नेगेटिव का हो, स्टेबिलिटी को गिरना तय है। सो स्टेबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड हमारा बढ़ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एक मिनट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अगर हमारा बढ़ गया, चार्ज इंक्रीज हो गया, सो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। इस बात को लेके पहले हमें आगे बढ़ना, स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। ये बात तय है और ये सत्य है, हर जगह ये फॉलो होगा। आप इस वाले रूल को हर जगह फॉलो कराओगे, हर जगह। कैटायन को अगर हम न्यूट्रल कर दें तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ा पॉजिटिव का कि घटा, बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। अगर हम पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दें तो मैग्नीट्यूड घटा ना, मैग्नीट्यूड जब चार्ज का घटा तो स्टेबिलिटी क्या हुआ, बढ़ा ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम होते ही वो न्यूट्रल की तरफ चला जाएगा, और जब वो न्यूट्रल की तरफ चला जाएगा तो आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। स्टडी एक्सपर्ट नाम है टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। निगेटिव चार्ज की चलो बात कर लो। निगेटिव चार्ज न्यूट्रल से बहुत दूर है ना। अगर निगेटिव चार्ज को निकाल के कोई बाहर कर दे, निकाल के बाहर की तरफ फेंक दे, तो बेचारा धड़ाम से न्यूट्रल के ऊपर गिर जाएगा। तो निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड गिरेगा, कम होगा, तो आएगा न्यूट्रल की तरफ, फिर से स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया सभी लोगों को। क्लियर हो गया ना ये बात। नेगेटिव चार्ज को भी न्यूट्रल करेंगे और पॉजिटिव चार्ज को भी न्यूट्रल करेंगे। जब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अभी मैं आंसर करता हूं अंकित तुम्हारा, वेट करो। अब मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूं, उसको बात समझिएगा, ठीक है। अब हमें बताना है आपको स्टेबिलिटी और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रिलेशन। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले ऊपर हमारा है नेगेटिव चार्ज और नीचे हमारा पॉजिटिव चार्ज। अगर हमें पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, और देने वाले ग्रुप कौन होंगे, प्लस आई। नेगेटिव को स्टेबलाइज करना है तो नीचे लाना पड़ेगा, इसका इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और निकालेंगे तो कहलाएगा माइनस आई। सो एक ग्रुप है प्लस आई और दूसरा ग्रुप क्या है, माइनस आई। ध्यान से समझना, बहुत ही माइनर बात है, थोड़ा सा कंफ्यूजन में गड़बड़ा जाएगा। अब बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज है किसके डायरेक्टली होगा और किसके इनवर्सली होगा, प्लस आई कि माइनस आई, तुरंत बताओ आप लोग। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करें, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो किसके डायरेक्टली होगा, प्लस आई के डायरेक्टली होगा कि माइनस आई के डायरेक्टली होगा। सिमिलरली हम लोग अभी नेगेटिव चार्ज की भी बात करेंगे, दोनों की बात करेंगे। फर्स्ट वी हैव अ डिस्कशन अबाउट द पॉजिटिव चार्ज, देन उसके बाद नेगेटिव चार्ज की। जरा बताइएगा आपका क्या ख्याल है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन EAS, निगेटिव के डायरेक्टली, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज माइनस आई के डायरेक्टली और प्लस आई के इनवर्सली, एकदम करेक्ट है, यही रिलेशन है। और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का स्टेबिलिटी से क्या है, इनवर्सली। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज कर ले तो रिलेशन क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज कर लें तो पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई या मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, बताइएगा। मतलब यहां हो गया कि प्लस इज स्टेबलाइजेज बाय प्लस ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से स्टेबलाइज होगा, सिमिलरली नेगेटिव वाला नेगेटिव से स्टेबलाइज होगा, है ना, नेगेटिव वाला नेगेटिव से। तो ये बात सबको समझ में आ गया कि अगर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज और माइनस आई लगा देंगे तो इसका बचा खुचा इलेक्ट्रॉन भी निकाल के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज तब हाई होगा
जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई लगाएंगे, बट अगर प्लस आई लगा दिए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा, और घटाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। सो स्टेबिलिटी प्लस आई का डायरेक्टली होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज माइनस आई का डायरेक्टली होगा। इसी का उल्टा कर देंगे नेगेटिव चार्ज के लिए। तो बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना था, वो ये कि प्लस आई इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा और माइनस आई इफेक्ट नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, और ये मैंने दोनों आपको करा दिया। समझ आया कि नहीं ये बताओ, समझ आया कि नहीं ये बताओ आप लोग। अंकित, तुम्हारा काम बस ये है कि एलन के बच्चों तक मेरे वीडियो पहुंचा देना, क्योंकि एलन का जो टीचर पढ़ाएगा मैं जानता हूं मेरे से बेहतर नहीं पढ़ाने वाला, मैं पहले बता दे रहा हूं। ऑर्गेनिक की बात करता हूं क्योंकि मैं वही पढ़ा रहा हूं फिलहाल। क्लियर हो गया सभी को? तुम तो मेरे से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ा है ना? सो पहला एप्लीकेशन, ये हमारा, ये सारी बात समझ आई कि नहीं? क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना पढ़ाऊंगा ना, जितना भी आपको पढ़ाने वाला हूं, उन सब में इसी की जरूरत पड़ेगी। मैं अभी बता दे रहा हूं, बस इसको तुम याद रखना, हर जगह इसी का अप्लाई करेंगे। जो मैंने 9 एप्लीकेशन लिखवाए हैं, केवल ये देख के सॉल्व हो जाएगा। बस ये आपको समझ आना चाहिए कि कहाँ पे घटता है और कहाँ पे बढ़ता है। अगर एक बार ये बात समझ आ गया ना बच्चा लोग, तो फिर सॉल्व करना आसान हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। और आगे चलें कि बस यहीं तक नेक्स्ट पढ़ाएं, कि बस यहीं रुक जाया जाए? आ गया? नेक्स्ट कल से करते हैं, ठीक है? कल से करेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, एसिडिटी बेसिसिटी, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। यहां से हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। सो आज की सभा बस यहीं तक। हमने फाउंडेशन बना दिया है, हमने फाउंडेशन बना दिया है, अब बस उसी पे हम लोगों को एप्लीकेशन लेकर चलना है। पूरा एप्लीकेशन बहुत कायदे से करने वाले हैं। बस बच्चों, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किए हो तो, और एक बारी वीडियो जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। आप देखिएगा, उसको पढ़ के यहाँ से कंटेंट भी मिलेगा और मजा भी आएगा, और उसको सबसे ज्यादा क्लियर यहीं से होगा। क्वेश्चन, अब आज तो अभी टॉपिक शुरू ही नहीं हो तो क्वेश्चन कहाँ? जब टॉपिक उठाएंगे तो क्वेश्चन अपने आप भर जाएगा ना। मैं जो भी एप्लीकेशन है सब में पाँच छह क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। और ऐप मेरा इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? स्टडी एक्सपर्ट नाम से ऐप है, ऐप पे आप लोग इंस्टॉल करो। एक देखोगे शॉर्ट्स में जाओगे तो एक ज्वाइन करने के लिए आपको मिलेगा कुछ, एक शॉर्ट्स का वीडियो बनाया हूं ऐप पे कैसे ज्वाइन करना है। वहां मैंने सारे क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज सब अपलोड कर रखे हैं। चलो इसके बारे में एक दिन बताता हूं, मैं कायदे से बताऊंगा कैसे कैसे करना है, ठीक है? ये सब कुछ ऐप पे मैं अवेलेबल कराने वाला हूँ बहुत जल्दी, वो सब मिल जाएगा आपको उधर को। आज नहीं, क्वेश्चन कल कराएंगे, ठीक है? आज मैंने टॉपिक पहले बता दिया, टॉपिक समझ में आ गया। अब क्वेश्चंस कल पूरा कराएंगे, कायदे से कराएंगे। सो आज की सभा यहीं संपन्न। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम 9 बजे, ठीक है? आप लोग बस वीडियो को जाते जाते एक बार शेयर जरूर करिएगा, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इसकी जरूरत होगी। संदीप, तुम तो अपने बैच वालों को शेयर कर लेना जो एलटी और पीजीटी की तैयारी करेंगे। जीओसी का पूरा क्वेश्चन फंसा दूंगा, पूरा क्वेश्चन फंसा दूंगा, एक भी ऐसा ना होगा जो ना फंसेगा। एलटी वालों को तो जीओसी चैप्टर पूरा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पढ़ा दूंगा। अंकित, हाँ क्या पूछो? अंकित कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, पूछो जरा, बताता हूं मैं। क्या पूछ रहे थे, एक बार फिर से पूछो। मतलब मैं जीओसी जब पढ़ाऊंगा तो बहुत कुछ कवर हो जाएगा। नेट में कुछ एक्स्ट्रा इफर्ट्स करने होते हैं, वो मैं इफर्ट्स करूंगा तो फिर जो मेरे बच्चे नीट जेई वाले हैं उनके लेवल से बहुत ऊपर हो जाएगा। बट 80% तक तो हो जाएगा, ठीक है, नेट का। अंकित, तुम क्या पूछ रहे थे, फिर से पूछो।
ईएस रिएक्शन पूछा था ना, एरोमेटिक जो सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। देखो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में होता है सभी बेंजीन, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो सब के रिएक्शन है, जैसे बेंजीन का, एलाइल हैलाइड का, फिनॉल का, बेंजल्डिहाइड का, एनिलीन का, इन सब का रिएक्शन कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ईएएस रिएक्शन। ठीक है, रेजोनेंस अभी इतनी जल्दी नहीं आएगा, रेजोनेंस आने में टाइम लगेगा। पहले इंडक्टिव खत्म होगा, इंडक्टिव भी खत्म होने में 3-4 लेक्चर लगेंगे, क्योंकि मैं बहुत कुछ पढ़ाऊंगा। इंडक्टिव के बाद आएगा कंजुगेशन, कंजुगेशन के बाद मीजोमेरिक, मीजोमेरिक के बाद रेजोनेंस। सिस्टमैटिकली लाइन से पढ़ाएंगे, रैंडम में नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो सिस्टमैटिकली पढ़ते जाओ, सब आएगा, है तो इसी में ना सब, एक के बाद एक आएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आज की सभा संपन्न करता हूँ, कल फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहो और ऐप इंस्टॉल कर लो, क्वेश्चन भी लगाते रहो, क्वेश्चन सब वहाँ अवेलेबल है, ढेर सारे क्वेश्चन बैंक मैंने अपलोड किए हैं, आप वहाँ से लगा लेना। ठीक है, चलो गुड नाइट।